के पति और उनके बच्चे उतने ही उत्तराधिकारी, ये समान है। समान है। ठीक बात। तो अगर जिस तरीके से अगर हम 2005 के संशोधन के बाद की बात की जाए तो अब किस तरीके के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, क्या बदलाव आया है समाज में? देखिए, ये बिल्कुल गलत कहना है कि लड़कियों का राइट नहीं है, और लड़कियों का कानून ने ऐसा सिस्टम बनाया है जी। कि लड़कियों का उसके अंदर राइट है और लड़कियों को मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के बारे में सक्सेशन का डिस्प्यूट आता है और कोई बांटना चाहते हैं तो उसमें लड़कियों का को पार्टी बनाना जरूरी है, और कानून कचहरी जो है उनको प्रॉपर्टी देगी। लड़कियों को कहीं मांगना नहीं है अपने भाइयों से कि जो मेरे को प्रॉपर्टी दो। बिल्कुल। क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है तो लड़कियों को हिस्सा मिलेगा। परंतु ये देखा गया है कि कई बार लड़कियां ये कानून होने के बावजूद भी कई बार वो कह देते हैं कि हमको इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं लेना है। तो वो कचहरी के अंदर जब वो प्रोसीडिंग चलती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो अपनी स्टेटमेंट दे तो देती हैं। अपना एक एफिडेविट, अपनी रिप्लाई और अपना स्टेटमेंट दे देती हैं कि जी हम हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, और बाकी ये जो प्रॉपर्टी है हमारे भाइयों में या मदर में इनमें बांट दी जाए। जी। अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, जसवंत हैं आप चेन्नई से। जसवंत जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या सवाल है आपके पास? हाँ मैडम, नमस्ते। जी मेरा सवाल नमस्कार। ये है कि एक फैमिली में 4 भाई हैं। जसवंत जी, पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, फिर हम आपका सवाल सुन पाएंगे। हाँ, 4 भाई हैं, उसमें से बड़ा भाई जो है बड़ा माँ का बेटा है, और जो 3 भाई हैं वो एक माँ का बेटा है। तो ये जो उनका जो धन संपत्ति है वो बड़ा बड़ा बेटा के नाम में सब कुछ हो सकता है, या 3 भाई को समान तरीका से ऐसा मिल सकता है। तो बड़ा बेटा उसके नाम में सब कुछ करने के लिए वो बैठा है। तो लीगल पॉइंट से ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको समान हिसाब से मिल सकता है, ऐसा कुछ है कि वो दूसरा माँ का है, बड़ा माँ का है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, ये 3 बेटे छोटा माँ का है उनको कम मिलना चाहिए। जी 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 है जी जसवंत जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपकी जो पिताजी हैं उन्होंने दोनों शादियां विधिवत तरीके से की हैं? हाँ, जो उनका जो मेरा दादाजी है वो 2 शादियां किए थे, उसमें से एक माँ जो था वो डेथ हो गई है, उनका एक ही बेटा है बड़ा बेटा। उसके बाद दूसरे माँ का वो भी डेथ हो गया, उनका भी 3 बेटे हैं। तो अभी उन्हीं का माँ नहीं है, तो 4 जो बेटे हैं और 4 बेटों में से उनको लड़ाई चल रहा है। तो ये जो धन संपत्ति है इसमें किसका हक होना चाहिए? सबका हक होना चाहिए या बड़ा बेटा का हक होना चाहिए? जी पूछिए। जी जी, आप जसवंत जी लाइन पर रहिएगा। जी, पहली शादी के दौरान जब वाइफ जिंदी थी पहली, तो दूसरी शादी पहली वाइफ के जिंदा होते हुए करी थी या बाद में करी? जी जसवंत जी, अगर आप लाइन पर हैं तो आपके जब पिताजी की शादी हुई थी पहली, तब क्या आपकी जो माँ थी, पहली जो माँ थी, वो उस समय जिंदा थी, उस समय जीवित थी? नहीं नहीं, जो बड़ी बड़ी माँ थी वो डेथ होने के बाद तो छोटी माँ को वो शादी कर चुके थे। जी जसवंत जी, बड़ी माँ आपको को बड़े बेटे दो का शादी बोलना गलत है। उनका बीवी जो है वो डेथ होने के बाद और दूसरी को शादी की। जी जसवंत जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। आप कुछ देर इंतजार करिएगा क्योंकि अभी लीगल पॉइंट में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके सवाल का जवाब हम जरूर ब्रेक के बाद लेंगे, और कुछ और मामले हैं उत्तराधिकारी संबंधी, उन पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपका लीगल पॉइंट में स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराधिकारी संबंधी मामलों की। और जैसा कि जसवंत ने ब्रेक से जाने से पहले जो सवाल पूछा था उसका प्रोफेसर टंडन जवाब देना चाहेंगे। प्रोफेसर टंडन, क्या सलाह देना चाहती हैं? हाँ, इसमें इसका जो है सीधा सीधा जवाब है कि वो पहला और ये जो 3 है, चारों को इकट्ठा शेयर मिलेगा। इन एनी केस, जैसे आपने पूछा कि विधिवत शादी के अंदर लेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं जी, तो चारों को इकट्ठा मिलेगा। और जैसा इन्होंने ये पूछा कि क्या बड़े वाले को ज्यादा मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चारों का बराबर है, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक बात। डॉक्टर अग्रवाला, जिस तरीके से माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अपने बच्चों के लिए और वो वसीयत लिख कर जाते हैं, तो क्या ये भी कोई प्रावधान है कि बच्चे भी अपने माता पिता के लिए अगर वसीयत लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं? हाँ, अपने माँ बाप के फेवर में लिख सकते हैं, वो किसी अनजान के फेवर में भी लिख सकते हैं। माँ बाप के प्रति तो ज्यादा हरेक का धर्म है, परंतु मेरा ये कहना, वसीयत तो अपने बच्चों को माँ बाप को छोड़कर भी किसी को भी कर सकते हैं जी। ये जरूरी नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में, अपने रिश्तेदारों में ही देनी है, किसी को भी। परंतु ये प्रॉपर्टी जो वो कर सकते हैं, जो वसीयत केवल उस बारे में कर सकते हैं जो उसकी खुद सेल्फ अर्न्ड हो, जो उसने खुद पैदा करी हो। परंतु ये भी नहीं कि बाबा दादा के परदादा के यहाँ से पैसे आए थे और उससे प्रॉपर्टी खुद खरीदी है, तो भी वो अब किसी को चाहे वो किसी को विल नहीं कर सकता। अपने बच्चों को ही बराबर जो कानूनी जो राइट है बच्चों का, उसके हिसाब से करने होंगे। जी, चलिए शेयर कर सकते हैं। लाइक ये लीगल प्रोपोजिशन भी है, वी कैन सेल, वी कैन गिफ्ट, वी कैन ट्रांसफर व्हाट वी ओन। जी, जो हम जिसके हम ओनर हैं उसको हम किसी भी तरह से किसी को भी पास ऑन कर सकते हैं। जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हम गिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें जो है हमें बाकी को पार्टनर्स का, को शेयरर्स की रजामंदी चाहिए। लेकिन हम अपना इंटरेस्ट, अपना राइट, अपना शेयर पास ऑन कर सकते हैं अपने लीगल एयर्स में, अपने वारिस। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गिरजानंद तिवारी हैं आप। गिरजानंद जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा है कि एक व्यक्ति है, उनके 2 पुत्र हैं, अपने दोनों पुत्रों को छोड़ करके अपने पौत्र के नाम वसीयत कर दिए हैं। एक पुत्र के 4 लड़के हैं, एक पुत्र के 2 लड़के हैं जी। 6 पौत्रों के नाम वसीयत कर दिए हैं और संपत्ति जो है बाप दादों की संपत्ति थी उनको मिली। तो क्या लड़कों का उसमें हक होगा या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, कुसुम जी, क्या सलाह देना चाहते हैं? सवाल समझ ये अपने पोतों के लिए बात कर रहे हैं। जी अग्रवाला जी, आप समझ चुके हैं आप सवाल को? अपने जो लड़के हैं उनका राइट है, पोतों के नाम नहीं कर सकता क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जी। तो इनके जो जिन्होंने विल करी है, जिन्होंने ग्रैंडसन के फेवर में करी है, वो गलत करी है। उनका बच्चों का जो उनके खुद के लड़के हैं उनको राइट बराबर का मिलता है। इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल प्रोफेसर टंडन। इसमें ये डिपेंड करता है कि जो इनके दादा को प्रॉपर्टी मिली, दैट इज दादा के फादर, कौन से साल में उनकी डेथ हुई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अगर उनकी दादा के फादर की डेथ 86 से पहले हुई है जी, तब ये दादा जो है उस प्रॉपर्टी की वसीयत, जैसा इन्होंने कहा, नहीं कर सकते अपने पोतों को, क्योंकि वो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है। 86 में एक हमारा चंद्रसेन का एक केस की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1956 के एक्ट के बाद जब भी कोई बेटा अपने बाप से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, जो कि उससे पहले वो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी मानी जाती थी। तो तब वो लॉ जो है चेंज हो गया। तो अगर दादा के फादर जो है वो यहाँ पे हम 1956 की ही बात करेंगे, रादर टू बी वेरी एक्यूरेट, अगर वो 56 से पहले मरे हैं तब तो दादा के हाथ में ही इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है, वो विल नहीं कर सकते। लेकिन अगर दादा के फादर 56 के बाद मरे हैं तो फिर इन्होंने 56 के अंडर जो है एज एन सन इनहेरिट किया है, फिर ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें जो है ये कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। तो ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुसुम जी, हम काफी देर से वसीयत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले, कब एहसास हो हमें कि अब मुझे वसीयत लिख लेनी चाहिए? ये ऐसा कोई वक्त होता है या फिर आपकी समझ की बात है कि आप वसीयत कर लेनी चाहिए? समझ की बात है
ये तो विश्वास पे होता है। वैसे तो वसीयत जीते जी, मेरा तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जीते जी अपने बच्चों में बांट दो, वो सबसे बढ़िया बात होती है। वसीयत का मतलब होता है बाद में भी अगर अपने बच्चों में लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हो तो वसीयत कर दो, क्योंकि विल का है, मरने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है। और कई बार ऐसा भी मैं काफी केसेस में डील कर रही हूँ इसमें जी। कि एक और विल जो है प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि फेक होता है, फेक डॉक्यूमेंट, और उसको और सालों साल वो केस चलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है वो वही की वही रह जाती है, किसी को भी उसका जो है कुछ नहीं मिलता। फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो इतना इतना हमें आपस में अपने आप में इतना विश्वास रखना चाहिए, बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें और उनकी प्रॉपर्टी के पीछे ना जाए। बिल्कुल। और माँ बाप को भी ये राइट है कि भी वो जो बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाए, उनको बेदखल कर दिया जाए। और वसीयत का जहां तक सवाल है, वो तो फिर मरने के बाद ही एग्जीक्यूट होगी। क्या उससे वसीयत पहले भी कई तरह की होती है या फिर एक ही, आपने जिस तरीके से बताया कि एक प्लेन कागज पर आपने लिख दिया, वो भी वसीयत कहलाई जा सकती है? इवन ओरल भी हो जाती है। जैसे जवान हमारे बैटल फील्ड में लड़ते हैं, वो मरने लगे हैं, तो उनकी वो वहां पे उनकी जमीनें हैं, वो अपने किसी कलीग को, अपने दूसरे सोल्जर को उनको orally स्पेशल भी ये बोल राइट्स दे। दी गई हैं। उसको स्पेशल राइट्स है। ओरली भी अगर वो कह दे कि भी मेरा वो मकान है, मेरी वो खेत है, खलियान है, वो मेरे ऐसे ऐसे बच्चों में बांट दिया जाए, तो वो भी एक वसीयत मानी जाती है। लेकिन वसीयत लिखित में होनी जरूरी है। लिखित में होनी जरूरी, बट ये स्पेशल कंडीशंस में जी। जब आप नहीं लिख सकते, जी। या जैसे कोई अनपढ़ है नहीं लिख सकते, तो वो किसी से लिखवा सकता है। ठीक बात। अग्रवाला जी, आप जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? मैडम से कि जो ये कहा कि भाई खुद बांट दो पहले ही और अपने पास ना रखो, और बाद में क्या होता है, अगर आपने कितने सरकमस्टांसेस, हम वकील होने के नाते हमें पता चलता है कि अगर शुरू में प्रॉपर्टी बांट दी और उनको बच्चों को ऑनर बना दिया और जी। उसको नहीं बनाया जिसने सेवा नहीं करी, और जो सेवा कर रहा है उसके बना दिया आपने, ठीक बात। जब तक सेवा करी बहुओं ने और आपने उनके प्रॉपर्टी कर दी और जिसने नहीं करी उसको कुछ भी नहीं दिया, तो एक तो उन भाइयों में उनके खुद जो मालिक है उसके टाइम में ही भाइयों में ज्यादा बिकरिंग, फैमिली में झगड़े हो जाते हैं। और जब मालिक बन गया एक भाई, ठीक। तो उसके बाद मालिक बनने के बाद वो अपनी माँ को भी कहीं छोड़ सकता है कि अब माँ में जब पैसे नहीं रहे, प्रॉपर्टी नहीं रही। चलिए अग्रवाला जी, आपके अलग विचार हैं कुसुम जी से। एक जी जी, आशीष ले लेते हैं मध्य प्रदेश से। आशीष जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या पूछना चाहते हैं आप? आशीष जी, आप लाइन पर हैं? जी, आशीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ये आखिरी वक्त है, ब्रेक है लीगल पॉइंट में। इस कई मुद्दे और हैं उत्तराधिकारी संबंधी जो चर्चा जिन पर करना बाकी है। आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ।
लीगल पॉइंट के इस आखिरी पड़ाव में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि है उत्तराधिकारी संबंधी कानूनी मामले। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, संतोष सिंह चौहान है मध्य प्रदेश ग्वालियर से। संतोष जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? संतोष जी, आप लाइन पर हैं? संतोष जी के साथ भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन टंडन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुछ देर पहले मैं अग्रवाला जी से ये पूछना चाह रही थी कि अगर पुरुष और महिला का अगर निधन, दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है, तो क्या उत्तराधिकारी के नियम अलग अलग होते हैं या फिर समान होते हैं? इस पर आप कुछ जोड़ना चाह रही थी। हाँ, इसमें जो हिंदू लॉ है उसमें फर्क है। जी। मुस्लिम में सेम है जैसे इन्होंने कहा, दूसरों में भी सेम है, लेकिन हिंदू लॉ में फर्क है। ठीक। अगर एक पुरुष मरता है तो कौन लोग हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, वो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोमिनेंट बताती हूँ। अगर एक आदमी मरता है तो सबसे पहले जो हकदार होते हैं उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ। ठीक। और फिर अगर बच्चा नहीं है तो बच्चे के बच्चे। लेकिन अगर एक महिला मरती है तो उसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें जो सबसे पहले जो आते हैं वो उसका हस्बैंड और उसके बच्चे आते हैं, और फिर अगर वो नहीं है तो फिर अदर्स है। मैं आपको एक छोटा सा दो तीन सेंटेंसेस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताना चाहती हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का है 2009 का। इसमें जो है एक लेडी थी, उसकी शादी हुई लॉन्ग बैक 1955 में। 3 महीने में वो विधवा हो गई। उसको घर वालों ने, ससुराल वालों ने निकाल दिया। वो अपने मायके आई। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसको जो है नौकरी दिलवाई। वो उसके बाद 40 साल जी, उसने अपना पैसा वगैरह, बैंक बैलेंस वगैरह किया। 40 साल तक ससुराल वालों के यहाँ से कोई नहीं आया पूछने के लिए कि वो जिंदा भी है कि नहीं। फिर वो 1996 में वो मर गई अपनी माँ को छोड़ के। और तब उस वक्त जब वो मरी, उसके 40 साल पहले मरे हुए हस्बैंड की बहन का बेटा अपीयर्ड ऑन द सीन ऑल ऑफ अ सडन टू क्लेम द प्रॉपर्टी। तो इस केस में ये वाली बात थी कि उसकी माँ को प्रॉपर्टी मिलेगी या उसके जो है वो नंद के लड़के को मिलेगी। तो अगर रूल सेम है तो आदमी की तो माँ है, फर्स्ट ईयर है। इस केस में माँ तो फर्स्ट ईयर नहीं है। तो इस केस में दैट पर्सन, वो नंद का लड़का कहीं से 40-45 साल बाद आया, प्रॉपर्टी लेके चला गया। सो दीज द रूल्स आर डिफरेंट एंड समवेयर और द अदर इसमें इसको रिकंसीडर करना चाहिए, जिससे जो नियर रिलेशंस ऑफ द वुमेन हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनके प्रॉपर्टी राइट। जी, चलिए संतोष सिंह एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, धीरेन्द्र हैं हमारे साथ गया बिहार से। धीरेन्द्र जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या सवाल है आपके पास? हाँ मैडम, सवाल है कि पिताजी को रहते हुए पुत्र अपने पिताजी के नाम से जो जमीन है उसको बेच सकता है? पिता के रहते हुए क्या पुत्र अपनी जो जमीन है पिताजी की, उस जमीन को क्या वो बेच सकता है? नहीं। जी अग्रवाला जी, नहीं, नहीं बेच सकता है। जी, अगली सवाल पर आते हैं। जैसे कि हम आखिरी पड़ाव पे हैं कुसुम जी, अगर क्रियान्वयन की बात की जाए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की ही बात की जाए, अब 2005 के बाद अब जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि महिलाओं को जितने अधिकार, समान अधिकार इस अधिनियम के साथ मिले हैं, उतनी महिलाएं उतनी जागरूक ही नहीं है या उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से इस कानून के बारे में समझने की जरूरत है और इस कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसी भी माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो अपने हक के बारे में जान सके, जानकारी उनको मिल सके। जी। ये जैसे ये आपका ये प्रोग्राम है मीडिया के थ्रू, फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, और कई सेमिनार्स हों या हैंड बिल्स बांटे जाएं, या फिर जगह जगह जो ट्राइबल एरियाज है, हम तो बहुत अच्छे पार्ट इंडिया के पार्ट में रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज है, रूरल एरियाज है, जहाँ पे औरतों को पता ही नहीं, अभी तक घूंघट में है, उनको पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या है। तो उनको बताने के लिए वर्कशॉप्स करी जाए, तो इस तरह से जो जागरूकता तो ऐसी बढ़ेगी, उनको उन तक जो उनके जो हक के बारे में उनको जानकारी दी जाए। जी, चलिए हमारे कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र हैं, आप मुंबई से। धर्मेंद्र जी, स्वागत है लीगल पॉइंट में। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरी माता की मृत्यु हो गई थी 98 में, तो उनके पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी उनमें हमें हक मिल सकता है?
उन्हें 4 भाई थे उनके, तो उन्होंने अपने आपस में बंटवारा कर दिया, तो मेरी माँ का हक मुझे मैं कर सकता हूँ क्लेम? जी धर्मेंद्र जी, आप लाइन पर हैं। टंडन जी क्या कहना चाहते हैं ऑफ अपने? कोर्स बिकॉज ही विल बी पहले ये पहली क्लास 1 ईयर्स ही आ जाएंगे कि अब ये बता रहे हैं कि इनकी माँ पहले मर गई और नाना बाद में मरा, ठीक, यही शायद जी, बता रहे हैं जी, ना। जी। तो वो जो है सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर के तौर पर ये हकदार है प्रॉपर्टी के। जी धर्मेंद्र जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अग्रवाला जी, अगर किसी, जिस तरीके से हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, अगर महिला का निधन हो जाता है तो क्या उनकी बेटी और बेटे को समान अधिकार होता है, या उस महिला की माता जी को भी उतना अधिकार मिल सकता है, उतनी अधिकारी वो भी होती हैं? मैं वो भी मदर का भी अगर वो है, मदर का भी होगा जी, नहीं, इसमें इफ फीमेल इज डाइंग, हाँ, अगर महिला नहीं, जी उसमें महिला उसकी माँ आती ही नहीं है, माँ नहीं आएगी ना, उसमें बच्चे उसका आएंगे, हस्बैंड और उसके उसके बच्चे बच्चे हैं। आएंगे। लेकिन इसमें भी ये जो है एक और चीज पे डिपेंड करता है कि हम अगर उसकी वो प्रॉपर्टी है जो कि से फॉर एग्जांपल उसने अपने फादर से इनहेरिट की थी, ठीक, अगर उसने अपने फादर से इनहेरिट की है और तब वो खुद मरती है और उसकी माँ जिंदा है जी, और उसके अपने बच्चे हैं, तो भी उसकी माँ नहीं लेगी। अगर उसके अपने भी बच्चे नहीं हैं तब माँ को मिलेगा, बिकॉज ऑर्डर सबसे पहले जो है बच्चे नहीं है तो माँ इस केस में। लेकिन अगर उसकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें तो मान लीजिए कि उसका जो है हस्बैंड पहले मर गया और इन एनी केस लेट अस जस्ट सपोज कि उसके अपने बच्चे भी नहीं है, ठीक। उसने खूब प्रॉपर्टी अपनी जो है कमाई है एंड शी हैज लेफ्ट बिहाइंड अपनी माँ और सास, तो उस केस में सास को प्रॉपर्टी मिलेगी, माँ को नहीं मिलेगी, अगर उसकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड तो हिंदू प्रॉपर्टी। सक्सेशन एक्ट में ये शेड्यूल है जिसके मुताबिक चलना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो वो रिलेशन टू रिलेशन, बिकॉज ये जो डिवॉल्व होती है प्रॉपर्टी, वो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द डिजीज्ड होती है। ठीक बात, ठीक, ठीक। टंडन जी, जिस तरीके से हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, कुछ ही मिनट बाकी हैं, हमें इस कार्यक्रम को खत्म करना है एक पॉजिटिव नोट के साथ, और हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से वो कलह ना पैदा हो एक अपने के खोने के बाद उसकी संपत्ति को लेकर, वो वाले सिचुएशन, स्थितियां ना पैदा हों, इसको लेकर हमारे समाज को आज क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जैसे कुसुम जी ने कहा कि अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन अवेयरनेस किस तरीके से होनी चाहिए? ये जो हम वुमेन के राइट्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें वुमेन्स को नहीं बताना, ये साथ के साथ हमें मेन को भी बताना है। बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि सिर्फ बेटियों को ही नहीं बताना, बेटों को भी बताना है। तो बजाय इसके कि फैमिली में बेटी मांगे, क्यों ना बेटा खुद दे, तो वो प्यार भी बना रहे और वो सब चीजें जो है भी हो जाए। तो ये ज्यादा जरूरी है कि वुमेन के इश्यूज के बारे में आदमियों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हों, उनकी अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को इवन बिल्कुल उनके अधिकार देने के लिए। तो ज्यादा जरूरत है मेन को सेंसिटाइज करने की अबाउट द वुमेन्स इश्यूज। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अग्रवाला जी, आखिरी में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? टंडन जी ने जिस तरीके से एक बहुत बढ़िया बात करी कि महिलाओं को ही नहीं, आदमियों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने हक उनको बांटे, ना कि महिलाएं आके अपना हक मांगे। क्या बोलना चाहते हैं आप आखिरी मैंने में? पहले भी कहा था कि हमें कचहरी को, हमारी जो कचहरी जो इसको डील करती है, उनको ज्यादा, उनको गाइडलाइंस दी हुई हैं हाई कोर्ट्स ने, कि जिनको उनको बताया जाता है कि अगर कभी कोई लड़की अपना राइट छोड़ने के लिए भी एफिडेविट फाइल करती है और बयान भी अगर कोई दे रहा है इस बारे में, तो जज उसे समझाते हैं, और यह समझाना चाहिए कि देखो तुम्हारा लीगल राइट है, कभी बेला फुसला कर आपके भाइयों ने तो आपसे कोई ये स्टेटमेंट नहीं दिलवा रहे कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपका अपना राइट है इस प्रॉपर्टी में, जितने भाई बहन ये हैं आपका, उसके अंदर बराबर का हिस्सा है। तो आपको अगर कोई बेला फुसला के डरा कर ये बयान एफिडेविट आपका दिलवा रहे हैं, स्टेटमेंट दिला रहे हैं, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपका अपना राइट है। तो ये हमें कचहरी को ज्यादा सेंसिटाइज करना है, क्योंकि कचहरी में प्रोविजन है कि सबको मिलना है, और हर एक को उसमें बहनों के भी नाम पार्टीज में लिखना जरूरी है। और अगर भाई ये नहीं लिखते हैं और बाद में ये पता चल जाए कि उन्होंने जो है ये सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लिया इस प्रॉपर्टी के बारे में, अपने नाम ये चढ़वा लिया बिना बहनों के नाम लिखे उसमें,
तो वो कैंसल जो है, जो ऑर्डर है कचहरी का, वो कैंसल कराया जा सकता है। जी कुसुम जी, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक वारिस की भी जिम्मेदारी है। माता पिता जो हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ गए, अपनी जिम्मेदारी कर गए वसीयत लिखकर, एक वारिस की भी जिम्मेदारी होती है। किन मुख्य बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाके कोई संघर्ष ना करना पड़े? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी सब वारिस को, हमें, कि भाई हमारा क्या कर्तव्य है, तभी हम अपनी राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल। एंड द प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स राइट्स एंड हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज वेल। जब ये कॉन्शियसनेस हमारे में आ जाएगी तब ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस ओपिनियन में हूँ कि मैं तो विल ही नहीं करना चाहती अपनी वसीयत की, अपनी प्रॉपर्टी की, कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हों कि वो उनका ये कर्तव्य लगे कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करनी है और उनका जो भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल के अलावा माँ बाप हमारे एसेट्स हैं, दे आर नॉट आवर लाइबिलिटीज, they are not our responsibility, they are rather responsibilities, बिल्कुल, they are not liabilities, they are responsibilities। तो ये जो अपनों का दुख जो आप कह रहे हैं कि बिछड़ने का दुख जो है वो कम हो जाएगा, और ये जो वसीयत का भी जो मामला है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही कुसुम जी आपने। तो विरासत एक व्यक्ति की मौत पर संपत्ति, शीर्षक, कर्ज और दायित्वों को अपनों के लिए छोड़ जाने की प्रथा है। इसने हमारे भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे जुड़े नियम हर समाज में अलग हैं और समय के साथ बदले भी हैं। जरूरत है इन नियम कानून की जागरूकता को फैलाने की, ताकि किसी भी घर में अपनों को खोने के बाद कलह ना आए। आप तीनों स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तीनों ने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हमारे इस प्रयास के बारे में आप हमें लिख भेज सकते हैं। आपकी कोई भी राय हो इस कार्यक्रम को लेकर, या फिर आप कोई कानूनी विषय हमारे जरिए उठाना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।